Hello friends and welcome to Pendulum Meaning. Today we'll be discussing daily current affairs of 30 September 2020. So guys जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम संडे को होने वाला है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर जाकर जो फ्री मॉक टेस्ट है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कितनी आपकी तैयारी है, आप उसको जज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए हम देखते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मेगा परियोजनाएं उत्तराखंड में जो है इनॉग्रेट की अंडर दी नमामि गंगे मिशन। इन प्रोजेक्ट्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड था। कहाँ कहाँ पर? हरिद्वार, ऋषिकेश, चंद्रेश्वर नगर, चोरपानी एंड बद्रीनाथ में, और कुछ एग्जिस्टिंग को अपग्रेड करने का भी इसमें प्रोजेक्ट्स थे कुछ। जो फर्स्ट म्यूजियम है ऑन गंगा, गंगा अवलोकन, विच इज़ लोकेटेड इन चंदी घाट हरिद्वार, ये भी इनॉग्रेट किया गया। एंड दिस म्यूजियम शोकेस द कल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड रिजुविनेशन एक्टिविटीज डन इन गंगा रिवर। तो ये जो पहला संग्रहालय है गंगा पर, पहले तो यही इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो गंगा पर पहला संग्रहालय है गंगा अवलोकन वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हरिद्वार के चंदी घाट में स्थित है। एंड ये नदी में, गंगा नदी में किए गए संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। इसी उपलक्ष्य में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बुक भी लॉन्च की जिसका नाम है रोइंग डाउन द गैंजेस, यानी कि जो है एक किताब का जो शीर्षक है वो रोइंग डाउन द गंगा है। एंड इसमें जो गंगा की स्टोरी है वो पूरी बताई हुई है कि कैसे गंगा कहाँ से इमर्ज होती है एंड फाइनली कहाँ पर फॉल करती है। The book has been co-published by the National Mission for Clean Ganga and Wildlife Institute of India। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सह प्रकाशित किया गया है। पीएम मोदी ने जो जल जीवन मिशन का लोगो है वो भी लॉन्च किया और साथ ही में मार्गदर्शिका जो है ग्राम पंचायत के लिए और पानी समिति जो है उन्होंने लॉन्च की अंडर जल जीवन मिशन। नमामि गंगे मिशन की हम बात करें तो ये गवर्नमेंट की, भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2014 में लॉन्च किया गया था। और ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें जो भी गंगा से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो इस मिशन के अंतर्गत आते हैं सारे। वो सारी एक्टिविटीज़ इस मिशन के अंतर्गत कंडक्ट की जाती हैं, चाहे वो पोल्यूशन को ख़त्म करने से रिलेटेड हो, चाहे गंगा को कंजर्व करने से रिलेटेड हो, चाहे वो गंगा के रिजुविनेशन के से रिलेटेड हो। और ये जो नमामि गंगे मिशन है इसको कौन क्रियान्वित कर रहा है, कौन लागू कर रहा है इसको? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है इसको क्रियान्वित कर रहा है। एंड इसकी जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ठीक है, कि भाई जल की गुणवत्ता कैसी है, उसकी निगरानी कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली अ बुक टाइटल्ड रोइंग डाउन द गैंजेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द बुक इज को-पब्लिश्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बोथ ए एंड बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। पुस्तक डैश द्वारा सह प्रकाशित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय वन जीव संस्थान, पेयजल और स्वच्छता विभाग, ए और बी दोनों। सो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। एंड इस डे के ज़रिए, ये ग्लोबल कैंपेन है, इसके ज़रिए लोगों को बताया जाता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि टोबैको यूज़, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ाते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी हैं जिनसे रिस्क बढ़ता है आपका सीवीडीज़ का, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, तो उसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो एटलीस्ट 80% जो प्री मैच्योर डेथ्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। और इसी चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को जो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा बनाया गया
एंड ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है इकलौती जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो WHO के साथ ऑफिशियल रिलेशंस में है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हम बात करें तो अगर इसमें हम हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक दोनों को जोड़ें तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड में पूरे 17.9 मिलियन डेथ्स जो हैं वो केवल CVDs के द्वारा होती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। तो कितना इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्दी हार्ट है तो सब बढ़िया है। वर्ल्ड लीडर्स कमिटेड टू रिड्यूस ग्लोबल मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बाय 25% बाय 2025। तो जो विश्व नेता हैं उन्हें 2025 तक गैर संचारी रोगों से वैश्विक मृत्यु दर को 25% तक कम करने के लिए उन्होंने वो प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम देखें तो मेन जो पार्ट है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का ही है। थीम क्या है इस वर्ष की? यूज़ हार्ट टू बीट CVD। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को हराने के लिए हृदय का इस्तेमाल करें। सो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2020? विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या है? यूज़ हार्ट टू बीट CVD, यूज़ हार्ट टू बीट COVID-19, कुक एंड ईट हेल्दी, शेयर द पावर। सो क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज यूज हार्ट टू बीट CVD। नेक्स्ट इज जो फॉर्मर असम की CM हैं सईदा अनवरा तैमूर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। शी पास्ड अवे एंड शी वॉज द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सईदा अनवरा तैमूर। उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जो है बहुत कम समय के लिए सर्व किया, फ्रॉम दिसंबर 1980 टू जून 1981। एंड उस टाइम पर असम में एंटी फॉरेनर मूवमेंट जो है वो काफ़ी पीक पर थे। शी वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन 1988 एंड गॉट इलेक्टेड इन 2004। वो काफ़ी टाइम तक MLA भी रही थी, 4-5 टर्म के लिए। एंड राज्यसभा में 1988 में वो नॉमिनेट हुई एंड इलेक्शन जो है राज्यसभा में ही वो 2004 में इलेक्ट भी हुई। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, सईदा अनवरा तैमूर, नंदिनी सत्यपति एंड शशिकला ककोडकर। सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सईदा अनवरा तैमूर। सुचेता कृपलानी जो है वो यूपी की CM रह चुकी हैं। ठीक है, एंड जो नंदिनी सत्यपति हैं शी रिमेन्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ठीक है, उसके बाद शशिकला ककोडकर जो हैं ये गोवा की CM बनी थी। ठीक है, एंड सईदा अनवरा तैमूर जो है ये असम की वुमेन CM थी। ठीक है, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। आप जो है फीमेल जो इंडियन चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर देखिए, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर PD वाघेला टू बिकम चेयरमैन ऑफ ट्राई। तो डॉक्टर PD वाघेला जो है उनको चेयरमैन ऑफ ट्राई जो है अपॉइंट कर दिया गया है। एंड वो राम सेवक शर्मा जो करंट चेयरमैन हैं ट्राई के, उनको रिप्लेस करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो उनका जो टर्म होगा वो 3 साल का होगा कार्यकाल, या फिर 65 वर्ष की आयु जो नहीं, जब तक नहीं हो जाती है उनकी, तब तक वो चेयरमैन रहेंगे ट्राई के। एंड ये जो नाम है इसको अप्रूव किसने किया? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डॉक्टर PD वाघेला को एज अ चेयरमैन ऑफ ट्राई अप्रूव किया। डॉक्टर PD वाघेला जो है वो IAS ऑफिसर थे गुजरात काडर के, एंड करेंटली वो सेक्रेटरी सर्व कर रहे थे इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सिंस 1 अगस्त 2019। और जो GST के लॉन्च करने में 2017 में जो GST इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था। एंड वो कांडला पोर्ट ट्रस्ट के एज अ चेयरमैन भी उन्होंने सर्व कर चुके हैं। राम सेवक शर्मा जो है उन्होंने चेयरमैन ऑफ ट्राई हैं वो कब से? अगस्त 2015 से। एंड उनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की हम बात करें, इट इज़ द कमिटी दैट फाइनलाइजेस द अपॉइंटमेंट टू सम सीनियर पोजीशंस लाइक चेयरमैन मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, Chief of the 3 military services, RBI governor, etc.
द कमिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हैज़ द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन बोर्ड। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें ट्राई की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंतर्गत जो है इस्टेब्लिश किया गया था। वैधानिक निकाय है ये डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रेगुलेशंस जो है इशू करती है विच आर रिलेटेड टू टैरिफ, इंटरकनेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड गवर्नेंस। और ये इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो करंट चेयरमैन इसके राम सेवक शर्मा थे एंड नाउ किसको अपॉइंट कर दिया गया है? पीडी वघेला को। ये पीडी वघेला है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर पीडी वघेला विल रिप्लेस आर.एस. शर्मा एज चेयरमैन ऑफ ट्राई फॉर अ पीरियड ऑफ। डॉक्टर पीडी वघेला डैश की अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में आर.एस. शर्मा की जगह लेंगे। 3 years और until age of 65 years, 5 years और until age of 65 years, 3 years और until age of 70 years and 5 years और until age of 70 years। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। The correct answer will be option A, that is 3 years और until the age of 65 years। नेक्स्ट इज जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ईशेर जज आलूवालिया, जो मोंटेक सिंह आलूवालिया की वाइफ थी, उनका हाल ही में निधन हो गया। वो इंडियन इकोनॉमिस्ट थी और वो ब्रेन कैंसर से काफ़ी समय से लड़ रही थी एंड नाउ शी हैज़ पास्ड अवे। शी सर्व्ड एज द डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया और 2009 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा कुछ फेमस बुक्स हैं: इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, स्टैग्नेशन सिंस द मिड 60s, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द वे फॉरवर्ड। तो ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। ये ईशेर जज आलूवालिया हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, स्टैग्नेशन सिंस द मिड 60s। भारत में औद्योगिक विकास मध्य 60 के दशक के बाद ठहराव नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनीता देसाई, ईशेर जज आलूवालिया, झुम्पा लहरी एंड शशि देशपांडे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? वेरी इजी क्वेश्चन। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ईशेर जज आलूवालिया। नेक्स्ट इज जो होम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने 3 न्यू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो ब्रांचेस हैं जो इम्फाल, चेन्नई और रांची में इस्टेब्लिश होने वाली हैं उसको अप्रूवल दिया है। और ये जो ब्रांचेस हैं दीज विल हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स टू एनी इमरजेंट सिचुएशन। तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएंगी? इम्फाल, चेन्नई और रांची में इस्टेब्लिश की जाएंगी। दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द एजेंसी अगेंस्ट टेररिज्म एंड अदर मैटर्स। तो आतंकवाद और अन्य मामलों के खिलाफ एजेंसी की क्षमता को भी यह बढ़ाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको प्लेसेस दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच नहीं सेटअप की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है? इम्फाल, चेन्नई और रांची में की जा रही है। NIA की हम बात करें तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ NIA एक्ट ऑफ 2008 इन 2009 में NIA अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत इसको गठित किया गया था और ये एक सेंट्रल एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट एनी टेरर रिलेटेड केसेस अक्रॉस द कंट्री। तो भारत में कहीं भी आतंकवाद से संबंधित मामले हैं उसकी जांच करने के लिए ये केंद्रीय एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और अभी तक इसकी जो है भारत में 9 ब्रांचेस हैं और अब 3 और बढ़ जाएंगी तो 12 ब्रांचेस हो जाएंगी। इसके चीफ कौन है? YC मोदी हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज एट डैश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड भोपाल। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer will be option B, that is New Delhi. Next is Railway digitalizes its supply chain through user depot module. भारतीय रेलवे ने यूजर डेपो मॉड्यूल की शुरुआत की है। यूजर मॉड्यूल जो डेपो मॉड्यूल है इसको डेवलप किया है बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिजिटलाइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को डिजिटलाइज करने के लिए जो ये
यूज़र डेपो मॉड्यूल है, ये रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा जो है विकसित किया गया है। दिस सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के जितने भी जोन्स हैं सब में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड दिस विल डिजिटलाइज द इंफॉर्मेशन विद रियल टाइम ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द स्टेक होल्डर्स। तो ये सभी हितधारकों के बीच वास्तविक समय के लेन देन और ऑनलाइन सूचना विनिमय के साथ जो है सूचना को डिजिटल करेगा। It will also digitalize user depot and will facilitate efficiency and transparency in asset management। तो यह उपयोगकर्ता डेपो को डिजिटल करेगा और परिसंपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता की सुविधा देगा। इंडियन रेलवेज की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है, भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड बाय साइज। तो आकार के मामले में दुनिया का 4था सबसे बड़ा है। इसमें टोटल 18 जोन्स हैं और 70 डिविजन्स हैं। और करंट चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के? वो है विनोद कुमार यादव। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं। यूजर डेपो मॉड्यूल इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिजिटलाइज डैश। यूजर डेपो मॉड्यूल को केंद्र द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली के लिए डैश को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। अकाउंटिंग सर्विस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो लेखा सेवा, यातायात प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इनमें से कोई भी नहीं। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री वॉज लॉन्च्ड फॉर कोविड-19। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री जो है वो लॉन्च की है। दिस वैक्सीन वेब पोर्टल ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन का क्या स्टेटस है, क्या उस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। एंड जो ये नेशनल कोविड-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री है, ये डेटा को देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि एक रजिस्ट्री है, तो यहाँ पर कुछ डेटा होगा। एंड क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड है तो यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटलाइज कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनका डेटा होगा, उनकी क्लिनिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होंगी, ट्रीटमेंट से रिलेटेड डेटा होगा, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से रिलेटेड डेटा होगा और जो आउटकम्स होंगे हॉस्पिटलाइज कोविड पेशेंट्स के वो सब इसमें शामिल होगा। एंड साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो ईट राइट मूवमेंट जो इनिशिएटिव है या फिट इंडिया मूवमेंट है या पोषण अभियान है, इन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे, आप सुबह थोड़ा समय अपने फिज़िकल फिटनेस के लिए देंगे तो और जो भी असेंशियल जो है न्यूट्रिशन है वो आप लेंगे तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। और जो बर्डन है अभी कंट्री पे जो हेल्थ बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। ICMR की बात करें तो इट इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर क्रिएशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये जैव चिकित्सक अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से ये एक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीन वेब पोर्टल। वैक्सीन वेब पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया ओनली। ये भारत में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय ICMR। ये ICMR द्वारा विकसित किया गया है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट कोड, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है इसमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये इंडिया और अब्रॉड बाहर भी अगर कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा पोर्टल। नेक्स्ट इज गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड वॉज कॉन्फर्ड टू
उषा मंगेशकर, तो लता मंगेशकर की जो सिस्टर है उषा मंगेशकर, उनको गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2020-21। उषा मंगेशकर ने काफ़ी सॉन्ग्स गाए हैं मराठी, हिंदी और काफ़ी अलग इंडियन लैंग्वेजेस में भी। एंड ये जो अवार्ड है उनको ये कल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया महाराष्ट्र सरकार की। इसमें जो ये प्राइस है गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड, इसमें 5 लाख रुपीज़ जो है वो कैश प्राइज होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही एक मोमेंटो भी दिया जाता है। ये उषा मंगेशकर है, लता मंगेशकर की सिस्टर हैं ये। क्वेश्चन देख लेते हैं। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21 इज गिवन टू डैश। वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार डैश को दिया गया है। SP बालासुब्रमण्यम, आशा भोसले, उषा मंगेशकर एंड AR रहमान। So very easy question. So the correct answer will be option C, that is उषा मंगेशकर। SP बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया। ये भी प्लेबैक सिंगर थे, काफ़ी फेमस थे एंड उन्होंने भी काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गाए थे। एंड इनको 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले थे फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। एंड उन्होंने 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गाए थे, उसके लिए उनको वो 6 नेशनल अवार्ड्स मिले थे। ठीक है, तो इनको जो है सिंगिंग मून भी कहा जाता था इनके फैंस के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम। उड़ीसा सरकार ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया और जो चीफ मिनिस्टर है उनका कहना है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो उड़ीसा है वो आने वाले 3 सालों में स्लम फ्री हो जाएगा, यानी कि झुग्गी मुक्त जो है वो हो जाएगा। And this program has been launched to improve the living condition of slum dwellers by providing them basic necessities। तो क्योंकि स्लम को अपग्रेड किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो भी वहाँ पर लोग रह रहे होंगे स्लम्स एरियाज़ में, उनको जो भी बेसिक उनकी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि उनको पाइप्ड वाटर सप्लाई, स्वच्छ पानी उनको प्रोवाइड किया जाए, फिर सड़कें वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, स्ट्रीट लाइट्स जो है उनको बिजली की पहुँच सुनिश्चित की जाए, फिर सैनिटेशन का पूरा वहाँ पर जो है स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं वो क्रिएट की जाएँ, सामुदायिक स्थान या फिर मनोरंजन के जो भी क्षेत्र हैं उनको वहाँ पर उनके आसपास होना चाहिए, जैसे पार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए एरियाज़ ज़रूरी हो वो उनको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाए। ये जो स्कीम है ये पहले 1000 स्लम्स के लिए स्टार्ट होगी एंड देन इसको 3000 स्लम्स के लिए जो है एक्सटेंड किया जाएगा इन द कमिंग ईयर्स, ताकि उड़ीसा को स्लम फ्री स्टेट बनाया जा सके। एंड इसके लिए एक MOU साइन हुआ है बिटवीन द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च फॉर असिस्टेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा और नीति अनुसंधान केंद्र के बीच में। उड़ीसा की हम बात करें तो इट इज़ अ स्टेट ऑन द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट ऑफ इंडिया एंड इसके ट्राइबल कल्चर्स और काफ़ी एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। तो जो पुरी टेम्पल है, जगन्नाथपुरी टेम्पल, वो भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। एंड इसकी जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नवीन पटनायक है एंड गवर्नर जो है वो गणेशी लाल है। ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है लैंड एंटाइटलमेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं 1 लाख वो जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, एंड साथ ही जो मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो भी बनाए जाएंगे, 116 बनाए जाएंगे टोटल। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम टू मेक द स्टेट स्लम फ्री इन 3 ईयर्स। किस राज्य ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट इज यूपी मेक्स अ क्लीन स्वीप इन द वार्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो यूपी सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा स्वच्छता और अधिकतम सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कुल 11 में से 8 पुरस्कार जीते हैं। तो जो
अवार्ड्स हैं टोटल जो 11 दिए गए थे, उनमें से जो 8 पुरस्कार हैं वो यूपी गवर्नमेंट ने अकेले जीते हैं। एंड यूपी हैज़ गॉट द सेकेंड रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गंदगी मुक्त भारत स्कीम। तो यूपी को गंदगी मुक्त भारत योजना के क्रियान्वयन में दूसरी रैंक हासिल हुई है। और इंडिविजुअल कैटेगरी की हम बात करें गरीब कल्याण रोजगार योजना में, तो प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर की जो है फर्स्ट पोजीशन आई है। एंड ये जो अवार्ड है इनको 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर जो है इनको एक वर्चुअल सेरेमनी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जो अवार्ड सेरेमनी है वो 2 अक्टूबर को हेल्ड होगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात करें तो ये पीएम मोदी द्वारा 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न टू देयर विलेजेस। तो अब जैसे कोविड-19 के कारण काफ़ी जो वर्कर्स थे वो अपने गांव में वापस लौट आए, तो उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना इस रोजगार अभियान का जो है लक्ष्य है। एंड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है क्रियान्वित की जा रही है। इट इज़ द रूरल मिनिस्ट्री फॉर दिस कैंपेन। एंड ये जो मिशन मोड कैंपेन है ये 125 दिन का था। एंड इसमें टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं रीजन्स में सबसे ज़्यादा जो था माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौटे थे, स्पेशली बिहार एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ वन द मोस्ट अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र, ओडिशा, केरला एंड उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं एंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।